मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समुंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वह शीशा तलाश कर, वह शीशा तलाश कर। आज का हमारा टॉपिक है रज़िया सुल्तान, पहली मुस्लिम शासिका। इतिहास में जिस प्रकार हमें कई शक्तिशाली राजाओं के नाम सुनने को मिलते हैं, ठीक उसी प्रकार कई शक्तिशाली रानियों के भी नाम मिलते हैं। उनमें एक का नाम रज़िया भी है। रज़िया का जन्म 1205 ईस्वी में बदायूं में हुआ था। इसके पिता का नाम इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश गुलाम वंश के एक योग्य शासक थे। इन्होंने अपने जीवन काल में ही अपनी पुत्री रज़िया को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, क्योंकि रज़िया बचपन से ही अपने भाइयों से बहुत बुद्धिमान, योग्य और साहसी थी। लेकिन ऐसा इतिहास में पहली बार देखने को मिलता है जो 13वीं शताब्दी का एक तुर्क मुस्लिम सुल्तान अपनी पुत्री रज़िया को अपना उत्तराधिकारी घोषित करता है। इसके बाद कुछ यूँ हुआ कि 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई और चालीसा दल, जिसको बनाकर इल्तुतमिश ने अपनी आंतरिक शक्ति मजबूत की थी, वही चालीसा दल रज़िया के बहुत बड़े दुश्मन बन गए, क्योंकि रज़िया के स्थान पर उसके भाई रुकनुद्दीन को दिल्ली की गद्दी पर बैठा दिया गया था। लेकिन रुकनुद्दीन के अंदर शासन और समाज दोनों की समझ का अभाव था। फिर यूँ हुआ कि 9 नवंबर 1236 ईस्वी में देश की महान वीरांगना रज़िया सुल्तान इतिहास में एक ताकतवर महिला शासिका के रूप में दिल्ली की सत्ता को संभाला और स्त्रियों का लिबास पहनना छोड़ दिया और बिना पर्दे के दरबार में बैठने लगी और युद्ध में सेना का नेतृत्व भी करने लगी थी। अर्थात कहीं से अपने आप को कमज़ोर शासिका का एहसास नहीं कराया, बल्कि एक न्यायप्रिय, प्रजाहितैषी और साहसी शासक के रूप में शासन करने लगी और लगभग 3 वर्ष 8 माह शासन किया। रज़िया की कुशलता को देखकर चालीसा दल और अन्य रूढ़िवादी मुस्लिम समाज रज़िया का विरोध करने लगे। दरअसल जिस समय इस्लाम धर्म की महिलाएं पर्दा प्रथा में रहती थीं, उस समय रज़िया का विरोध संभव था। एक साहसी योद्धा के रूप में सिंहासन पर बैठकर रज़िया ने पूरे मुस्लिम समाज को चौंका दिया था और रज़िया के विरोधी दलों को ये भी पता चल गया था कि स्त्री होकर भी रज़िया उनके हाथों की कठपुतली बनने को तैयार नहीं थी और ये विरोधी दल एक महिला शासिका के अधीन कार्य करना नहीं चाहते थे। इसी विरोधी माहौल के बीच रज़िया ने मलिक याकूत को अश्वशाला का प्रधान बना दिया था। इसके बाद उसे कई अन्य उच्च पद देती गई और रज़िया मलिक याकूत से बहुत क्लोज होती चली गई। इसकी वजह से समाज में रज़िया के चरित्र पर उंगलियां उठने लगीं और विरोधी दल रज़िया के खिलाफ षड्यंत्र रचने में कामयाब हो गए। मेरा जहाँ तक मानना है, राजनीति का ये फंडा है, अगर किसी को कमज़ोर करना हो तो पहले उसकी सामाजिक शक्ति को छीन लिया जाता है। अब रज़िया के विरोधी दलों को मौका मिल गया और पंजाब के सूबेदार अल्तुनिया को भड़का दिया। अल्तुनिया, जो पंजाब का सूबेदार था, रज़िया का खुलेआम विरोध करने लगा। रज़िया अल्तुनिया के बीच युद्ध हुआ। रज़िया कमज़ोर पड़ गई। युद्ध बहुत लंबा खिंच गया। इस बीच मलिक याकूत मारा गया और रज़िया को अल्तुनिया ने बंदी बना लिया। अब रज़िया ने क्या किया कि अपनी कूटनीति और समझदारी का परिचय देते हुए कहा, चलो हम दोनों विवाह कर लेते हैं। रज़िया ने दोबारा सत्ता में आने के लिए ऐसा किया था
इसकी विवाह की खबर विरोधी दलों को भी पता चल गई थी। विरोधी दल पहले ही से दिल्ली में अलर्ट हो गए। जैसे ही दोनों दिल्ली की तरफ बढ़ते हैं, षड्यंत्र के तहत डाकुओं द्वारा हरियाणा के कैथल नामक स्थान पर 1240 ईस्वी में दोनों की हत्या करा दी जाती है। अब चालीसा दल बहुत मजबूत हो गया था। दिल्ली सत्ता को अपने कब्जे में कर चुके थे। वे जिसे चाहते गद्दी पर बैठाते और जिसे चाहते गद्दी से उतारते थे। चालीसा दल ने 1246 ईस्वी में नसीरुद्दीन महमूद को दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। इसका किरदार भी बहुत कमज़ोर रहा। नसीरुद्दीन महमूद ने चालीसा दल से एक व्यक्ति को चुना जिसका नाम बलबन था। उसको अपना नायब नियुक्त किया, जो बाद में चलकर दिल्ली की सत्ता पर बैठता है, जिसे आगे पढ़ेंगे।